आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो बता दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और फिर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अपन ये देखेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके अपन क्या क्या नाम देते हैं। डिफरेंट रेंजेस में उनको डिवाइड करा गया है कि इतने से इतने फ्रीक्वेंसी तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, इतने से इतने फ्रीक्वेंसी तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। तो उसके ऊपर नाम देखेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है और साथ ही साथ वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वेव जिस डायरेक्शन में जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर होती है। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अपन इस फिगर से देख सकते हैं, यदि मान लो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है ये अलोंग जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके साथ परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स बाय जेड अपन एक्सिस कैसे भी बना सकते हैं रोटेट करके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। तो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर। इस तरह की वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए अपन इन वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि वेव ऐसी जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो ये किससे प्रोड्यूस होती हैं? ऑसिलेटिंग चार्जेस से। जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है तो उससे वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो अपन ने पढ़ा था एसी वाला जो चैप्टर था, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें हमने पढ़ा था ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मैंने बताया था वो डिवाइस होता है जिसके अंदर अपन एल और सी लगाते हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। उसके बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में बदलती रहती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो अपन ने निकाली थी 1/2π√LC। यही फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो यहां पर L क्या है? इंडक्टेंस, और C क्या है? कैपेसिटेंस। तो ये अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। शुरू में बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्जेस के द्वारा। सेकेंड, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब इन वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि लाइट वेव्स होती हैं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसका मतलब लाइट जो है वो एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, साउंड नहीं है उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विथ स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने बोला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो लाइट की स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड जो आई वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कहां से आती है? वो आती है इस रिलेशन से, स्पीड
को हम लिखते हैं इसमें C इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट अपन ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷। तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कहलाती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यदि अपन यहां रख दें और उससे रूट ले लें तो C की वैल्यू निकल आती है। वो C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कहां पे आई? ये एयर में। नॉट अपन ने पढ़ा था, एयर को डिनोट करता है। यदि मान लो अपन किसी मीडियम की बात करते हैं अदर देन एयर, एयर के अलावा यदि कोई मीडियम है जैसे वाटर है और कोई मीडियम है जैसे ग्लास है, ऐसे केसेस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का नॉट हट जाता है, उसकी जगह पर आता है म्यू और एप्सिलॉन। अब क्योंकि ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से अलग आएगी तो यहां पर जो स्पीड है उसको अपन C से डिनोट ना करके V से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम हो गई V इक्वल टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to the direction of propagation of the wave। शुरू में ही बताया था मैंने, यदि वेव जा रही है along z एक्सिस तो x और y एक्सिस के along रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं और वेव का जो मोशन होता है उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड बाय E नॉट अपॉन B नॉट इक्वल टू C। E नॉट यदि एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, B नॉट यदि एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, तो दोनों का रेशियो E नॉट अपॉन B नॉट इक्वल टू होता है C, जहां पर C है वही स्पीड ऑफ लाइट जो अपन ने ऊपर लिखी थी। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको तुम्हें याद रखना है, E नॉट और B नॉट का रेशियो C के बराबर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब जो पूरी वेव की एनर्जी होती है, कोई भी वेव होगी तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, वेव एनर्जी कैरियर्स होते हैं, तो पूरी वेव के अंदर कुछ एनर्जी होगी। जितनी भी एनर्जी होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आधी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, आधी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। जैसे मान लो टोटल एनर्जी 10 जूल है तो उसमें से 5 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी और 5 जूल मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड होती है दोनों के बीच में। Last characteristic, 8th one, electromagnetic waves, like other waves, carry energy and momentum। Electromagnetic waves दूसरी waves के समान, जैसे मैंने अभी बोला कि वेव है मतलब एनर्जी कैरी करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करती हैं, दोनों के कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? तो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? तो ये होती है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उतनी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो वैसे ही जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। मतलब यूई और यूएम जो मैं 2 वैल्यूज बता रहा हूं ये आपस में इक्वल होती हैं। अब यदि मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हमें प्रूव करना होता है कि दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं वो इक्वल कैसे होती हैं वो बता रहा हूं।
अपन ने यूई का फॉर्मूले से स्टार्ट करा, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मुझे ये प्रूव करना है कि यूई यूएम के बराबर होता है। अब अपन ने पढ़ा कि C इक्वल टू होता है E अपॉन बी, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। तो यदि अपन यहां से E की वैल्यू निकालने, ये हो जाएगी C इंटू बी। इसको मैं यहां रख देता हूं इन प्लेस ऑफ E। तो UE इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, E की जगह रखा CB, ये इसका स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B स्क्वायर, ऐसा आ गया। C क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि एयर में लिखते हैं अपन तो होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये C की वैल्यू होती है। अब यहां पे क्या है, C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर निकालोगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर, तो उसका रूट गया, तो ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। बी स्क्वायर ऐसे ही है, ये बी स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गए, तो देखो कितनी आई वैल्यू, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब ये बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट देखो क्या था, ये था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैंने यूई से स्टार्ट करा था और मेरी वैल्यू जो है वो यूएम के बराबर आ गई, इक्वल टू यूएम। इसलिए अपन बोलते हैं कि यूई और यूएम दोनों बराबर होते हैं। और यदि इन दोनों एनर्जीज को जोड़ दो तो वो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यदि टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो वो होती है यूई प्लस यूएम। वैल्यू रख सकते हैं अपन इसमें, यूई की वैल्यू ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यूएम की वैल्यू ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में किसी में डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज दे आर अनचार्ज्ड। एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोड्यूस जरूर होती हैं लेकिन इनमें खुद में कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज्ड रहती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इनका कोई डिफ्लेक्शन, कोई डेविएशन नहीं होता। अब बच्चों इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपन को क्या स्टडी करना है, तो हमको पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि किस फ्रीक्वेंसी रेंज की है तो उसका क्या नाम होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है और उसका कहां यूज होता है। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखें क्या है, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, भले ही वो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, बस कोई भी एक ऑर्डर होना चाहिए, तो अपन उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें अलग अलग टाइप की वेव्स आएंगी। फर्स्ट है रेडियो वेव्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स से प्रोड्यूस होती हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज। यदि यही रेडियो वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी की हैं, यूएचएफ जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं यही अपन यूज करते हैं सेल फोन्स में, मोबाइल में यही वाली वेव्स यूज करी जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स टाइप की ही टाइप है पर कम वेवलेंथ वाली।
दे आर प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा। वैक्यूम ट्यूब्स जिनके अंदर से अपन एयर भी रिमूव कर देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 GHz टू 300 GHz। यहां पे G का मतलब क्या होता है? गीगा। G को अपन बोलते हैं गीगा। तो 1 GHz से 300 GHz इनकी रेंज होती है। इसको अपन काय में यूज करते हैं? तो रडार्स में यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इनको अपन हीट वेव्स भी बोलते हैं। जो सूरज की रोशनी में अपन गर्मी महसूस करते हैं वो इन्हीं इंफ्रारेड वेव्स की प्रेजेंस की वजह से करते हैं, इसीलिए अपन इनको हीट वेव्स बोलते हैं। किससे प्रोड्यूस होती हैं? तो ये प्रोड्यूस होती हैं बाय हीट रेडिएटिंग बॉडीज। मतलब कोई बॉडी जब बहुत गर्म हो जाती है उसमें से जब वेव्स निकलने लगती हैं तो वो इंफ्रारेड वेव्स होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्योंकि ये हीट देती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए अपन इनको फिजिकल थेरेपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है विजिबल रेज। नाम से पता चल रहा है, विजिबल मतलब ये अपनी आंखों को दिखती हैं। इट इज विजिबल बाय ह्यूमन आई। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। और इनको कहाँ यूज किया जाता है? तो अपन को पता है विजिबल है तो देखने के काम आएगी, तो इट इज यूज टू सी थिंग्स। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में तुम जानते हो, ओजोन लेयर अपने को प्रोटेक्ट करती है इनसे। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? बहुत ज्यादा हॉट बॉडीज जैसे सन, प्रोड्यूस्ड बाय वेरी हॉट बॉडीज लाइक सन। फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻14 से 10⁻16 हर्ट्ज। इनको यूज करते हैं अपन बर्गलर अलार्म में। तो देख रहे हो तुम, सभी में जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई है। जहां पहले किलो हर्ट्ज थी, फिर गीगा हर्ट्ज हो गई, ऐसे लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो पूरा ऑर्डर है वो अपना इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्स रेज। एक्स रेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। ये जो रेज होती हैं इनका अपन सर्जरी में यूज करते हैं। और ये प्रोड्यूस कहां होती हैं? तो एक्सरे ट्यूब्स के अंदर ये रेज प्रोड्यूस होती हैं। लास्ट है गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 हर्ट्ज। ये न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होती हैं। ये क्या होता है तुमने पढ़ा है पहले? यदि मान लो अपन किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को यहां रख दें तो उसमें से अपने आप रेज निकलती रहती हैं। यदि मान लो अपन ने यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहां एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो इसमें से निकलने वाली कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव की तरफ डेविएट हो जाती हैं और कुछ सीधी चली जाती हैं। जो रेज पॉजिटिव की तरफ डेविएट होती हैं खुद नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इनको अपन बोलते हैं बीटा रेज। जो नेगेटिव की तरफ डेविएट होती हैं ये खुद पॉजिटिव होती हैं, ये कहलाती हैं अल्फा रेज। और जो सीधी चली जाती हैं इनमें कोई चार्ज नहीं होता, ये होती हैं गामा रेज जो अपन यहां पढ़ रहे हैं। इनको कहां यूज करा जाता है? तो दे आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस तुमने पढ़े हैं, उस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम यूज करते हैं गामा रेज का। तो बच्चों अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लिया और बाकी इस चैप्टर में एक टॉपिक था पहले डिस्प्लेसमेंट करंट, जो अब नए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसका मतलब अपना ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया।